तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज 1 जून है। आज से ही केंद्र सरकार के अनलॉक 1 के गाइडलाइंस लागू हो रहे हैं और आज से देश में कई नए नियम और योजनाएं भी लागू हो रहे हैं। और अनलॉक 1 में आज फिर से रेल सेवा की बहाली की शुरुआत हो रही है। तो आज 1 जून है, पटरी पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। तो ट्रेनें दौड़ने लगेगी और अप डाउन मिलाकर कुल ये जो 200 ट्रेनें हैं ये दौड़ेंगे। तो अप और डाउन मिलाकर ये कुल 200 ट्रेनें हो जाएंगी। बिना रिजर्वेशन के यात्रा पर पाबंदी होगी, यानी कि रिजर्वेशन है, कंफर्म टिकट है तो आप यात्रा कर पाएंगे, अदरवाइज आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। जनरल कोच के लिए भी रिजर्वेशन जरूरी है। खास बात है कि एसी कोचेस के साथ इस बार जनरल कोच भी इसमें है। और आज से यूपी में रोडवेज बसें भी चलने लगेंगी। ये भी अंतर जनपदीय बसें ये चलेंगी, रोडवेज की बसें। सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन इसमें पालन किया जाएगा। क्या क्या खुलने वाला है, क्या कुछ चलने वाला है, अनलॉक क्या क्या हुआ वो आप समझ लीजिए। देखिए, सिर्फ 50% यात्री ही एक बस में सफ़र कर पाएंगे क्योंकि बस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। 60 सीटर बस में सिर्फ 30 यात्री ही सफ़र करेंगे, यानी कि अगर 60 सीटों वाली बस है तो उसमें आधी, बिल्कुल 50% लोग ही यात्रा कर पाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू होगी। एक देश एक राशन कार्ड। 20 राज्यों में ये नई राशन कार्ड की स्कीम लागू होगी और किसी भी राज्य से वन नेशन वन राशन कार्ड इसे राशन कार्ड धारक ले सकते हैं। राशन लिया जा सकता है एक कार्ड से, चाहे वो आप किसी भी प्रदेश के रहने वाले हों। ये कार्ड आपके पास है तो आप किस देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकते हैं। गरीब तबके को सस्ते दाम पर इससे अनाज उपलब्ध हो पाएगा देश के किसी भी हिस्से में। ये एक बड़ी व्यवस्था है। आज से घरेलू गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। 1 जून से क्या क्या बदल रहा है समझ लीजिए आप। लॉकडाउन के चलते कीमतें घटा दी गई थी ताकि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन अब फिर से वही कीमतें पहले जैसी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। हर महीने की पहली तारीख को दाम जो कीमतें हैं वो तय होती हैं। और आयकर को लेकर भी बड़ा बदलाव हो रहा है। आयकर को लेकर भी कुछ अहम बदलाव हो रहे हैं और आज से देश में नया 26AS फॉर्म प्रभावी होगा। नया 26AS फॉर्म प्रभावी होगा और ITI के लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज अब जो है ये देना होगा। यूपी NNIT की ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू होंगी आज से। इसके साथ साथ बहुत कुछ और बदलने वाला है। 8 जून से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अभी 8 तारीख से शुरुआत होगी, लेकिन अनलॉक 1 के दायरे में ही है। अनलॉक 1 में ये सारी छूट मिलने वाली। 19 जून के बाद से परीक्षा का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन शुरू होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक रिजल्ट भी आ सकता है। 30 जून तक परीक्षा के परिणाम घोषित भी हो सकते हैं, यानी कि महीने के अंत तक रिजल्ट भी आ सकता है। तो आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइंस की विस्तृत जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाइडलाइंस की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा के बारे में बताया कि दोनों जिले के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय करेंगे कि कहां कितनी छूट देनी है और जिले की सीमाओं को कब तक सील रखना है। कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से।
यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। अब नए कोरोना मरीज मिलने पर पूरी सोसाइटी या मोहल्ला सील होने की बजाय एक निश्चित क्षेत्र को ही सील किया जाएगा, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को सीलिंग से असुविधा न हो। नए नियमों के मुताबिक एक कोरोना केस मिलने पर 250 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन होगा, जबकि एक से ज्यादा मरीज मिलने पर 500 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में होगा। या बहुमंजिला टावर को सील किया जाएगा। कोरोना केस मिलने पर घर के मालिक को खुद सैनिटाइजेशन कराना होगा। प्रदेश में जल्द ही सुपरमार्केट भी खोले जाएंगे, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और लोगों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करना होगा। आवासीय बहुमंजिली सोसाइटियों के बारे में जो एनसीआर क्षेत्र में है, विशेष रूप से नोएडा में, गाजियाबाद में, इनके लिए जो है विशेष नीति कंटेनमेंट जोन की अब लागू की गई है। ऐसी बहुमंजिली भवन टावर सोसाइटी में यदि एक फ्लोर या एक से अधिक संक्रमण अगर केस मिलता है तो ऐसे बहुमंजिले भवन को कंटेनमेंट जोन केवल उसी भवन को किया जाएगा जिसमें कि जो केस निकलता वो आएगा। यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावर में केस निकलेंगे तो फिर जो टावर्स में केस निकले हैं उनको तो बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन एरिया डिफाइन किया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी जो है बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से प्रदेश लॉकडाउन का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की हालत बेहद गंभीर है। लेकिन अब नई रियायतों के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कामकाज फिर से पटरी पर लौटने वाली है। लेकिन लोगों को ये रियायतें एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबर अब वाराणसी से, जहां पर अनलॉक 1 या अनलॉक 1 पर डीएम की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। धार्मिक स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। ये डीएम की गाइडलाइंस है, स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइंस है। डीएम ने जो गाइडलाइंस दी है वो भी आप समझ लीजिए। वाराणसी वासियों के लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी है। धार्मिक जुलूस अगले आदेश तक नहीं निकलेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। जनसामान्य के लिए फिलहाल धार्मिक स्थल बंद है। यूपी सरकार के अगले आदेश तक ये बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में यानी कि दुकानें अभी भी नहीं खुल रहे हैं, वहां पर डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है। घरों तक अभी भी सामान पहुंचाया जा रहा है। 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। मास्क लगाकर ही चलना होगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ये केंद्र की गाइडलाइंस में भी है कि आने वाले चरणों में इनकी शुरुआत की जाएगी। तो ये निर्णय स्थानीय प्रशासन पर ने भी लिया है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति यहां पर मिलेगी। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब आज से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है और अब धीरे धीरे 8 जून के बाद अब देश भी अनलॉक होने लगेगा। काफी कुछ छूट मिली है तो कुछ पाबंदियां भी रहेंगी अनलॉक 1 पर। यह रिपोर्ट आप देखिए। पच्चीस मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हिंदुस्तान अब अनलॉक होने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 68 दिनों में 4 लॉकडाउन की मार झेल रहा देश अब नई रियायतों के साथ फिर से पटरी पर लौटने वाला है। लेकिन लोगों को ये रियायतें एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक का नाम दिया है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक का पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शर्तों के साथ ज्यादा रियायतें होंगी। 8 जून से देश में होटल और रेस्टोरेंट के साथ धार्मिक स्थल भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। 8 जून से ही शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं, बल्कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी और ये नाइट कर्फ्यू 30 जून तक लागू रहेगा। 65 साल से अधिक के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की सलाह दी गई है।
इस दौरान सामाजिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगी और अनलॉक का दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें स्कूल कॉलेज को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज में हालात को देखते हुए सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार को खोलने को लेकर सबसे आखिर में फैसला लेगी और इसी आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों और अन्य खेल गतिविधियों पर भी फैसला होगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक 1 में पहले की तरह लोगों को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक के पहले फेज में भी लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनलॉक 1 में शादियों में सिर्फ 50 मेहमान शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 लोगों की इजाजत होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पान और गुटखा खाकर थूकना गैर कानूनी होगा। कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन और सख्ती से लागू होगा, वहीं किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया के बाहर बफर जोन तय करने की सलाह दी गई है। दरअसल 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में तमाम आर्थिक गतिविधियां और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और सरकार के सामने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ ही देश की आर्थिक सेहत सुधारने की दोहरी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार धीरे धीरे फिर से बाजारों, दुकानों और जरूरी सेवाओं को एक के बाद एक शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी कल रात टूट गई। दुनिया से वाजिद खान हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए हैं। असल में वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित थे, ट्रांसप्लांट हुआ था और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 43 साल के वाजिद खान को मुंबई के चेंबूर में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ महीनों पहले ही ट्रांसप्लांट किडनी का उनका हुआ था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ दिन पहले ही जांच में कोरोना संक्रमित भी मिले। फिर कल शाम को हालत उनकी बिगड़ी। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि किडनी की समस्या के कारण उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो गया था, गले में संक्रमण फैल गया था और उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि वाजिद ने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर कई फिल्मों में संगीत दिया। शुरुआत उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या से की थी, सलमान खान की एक फिल्म जिसमें संगीत दिया था और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद तो कई फिल्मों में काम किया। दोनों भाइयों की जोड़ी बॉलीवुड में साजिद वाजिद के नाम से जानी जाती थी और उससे भी खास दबंग सलमान खान के लिए ये दोनों भाई संगीत तैयार किया करते थे। अब इन्होंने प्यार किया तो डरना क्या, तेरे नाम, मुझसे शादी करोगे, पार्टनर, गॉड टू सी ग्रेट हो, वांटेड, वीर, दबंग, एक था टाइगर, नो प्रॉब्लम, क्या यही प्यार है, किलर, शादी करके फंस गया यार, तुमको न भूल पाएंगे, ये मशहूर फिल्में हैं जिनमें इन्होंने म्यूजिक दिया है। और ख़ास बात यह है कि इन फिल्मों में ज़्यादातर फिल्में, मैक्सिमम फिल्में सलमान खान की हैं। इसके साथ साथ हेलो ब्रदर्स, चोरी चोरी, दबंग में भी इन्हीं का म्यूजिक। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोरोना के 48 नए मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आए। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर, 453 संक्रमितों की संख्या गौतम बुद्ध नगर जिले में पहुंच गई है। भूपेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। भूपेश, ये 48 नए केसेस किन किन हिस्सों से आए हैं? देखिए, बिल्कुल कल जब 4 बजे यहाँ से प्रेस बुलेटिन जो जारी किया गया था स्वास्थ्य वाला, तो उसमें केवल 9 मरीज थे, लेकिन लखनऊ से एक बुलेटिन जारी हुआ, उसमें 51 मरीज दिखाए गए। तो उसके बाद रात 10:30 बजे यहाँ के प्रशासन ने जारी किया कि टोटल कुल मिला के जो कल 24 घंटे में मामले आए हैं वो 48 हैं। अब जो देखिए नोएडा में संक्रमण का जो दायरा है कोरोना मरीजों का, वो 453 का हो गया है और 294 मरीज हालांकि ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 161 मरीज हैं जिन एक्टिव मरीज यानी जिनका अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। अगर मैं इन मरीजों की बात करूं तो देखिए 7 मरीज ऐसे हैं जो एक सेक्टर 16 में एक निजी कंपनी है वहां से हैं और उसके अलावा जो अलग अलग मरीज हैं अलग अलग सेक्टरों से हैं, चाहे वो सेक्टर 22 से हो, सेक्टर 53 से हो, और 5 मरीज एक ही फैमिली से हैं जो कि दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए थे, वो सेक्टर 48 के रहने वाले हैं। जी। इसके अलावा
एक मरीज जो मतलब 21 मरीज अलग अलग जगह से, देहात एरिया के हों चाहे ग्रेटर नोएडा के हों, उन जगह से हैं। और इसके अलावा ठीक है। जो और मरीज हैं देखिए ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव से, होशियारपुर गांव से, सेक्टर 9 से, तो कुल मिला के 48 मरीज हैं। और नोएडा में जो संक्रमण का दायरा है राजीव, वो बढ़कर लगातार 453 बिल्कुल पहुंच गया है। जी, बिल्कुल। दिलपेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शासन तक में खलबली मच गई। आनंद फानन में सतपाल महाराज के साथ साथ उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया। आपको बता दें कि उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल सतपाल महाराज के साथ उनके परिवार के 5 लोगों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए सभी मंत्रियों को घर में ही क्वारंटीन रहने को कहा है। अब सभी मंत्री कुछ दिनों तक घर से ही कामकाज संभालेंगे। तो सतपाल महाराज, उनकी पत्नी पूर्व मंत्री अमृता, वो भी कोरोना संक्रमित मिली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में तमाम खामियां पाई, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, जिस कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अपना फोन नंबर लिखो और इसके खिलाफ कार्रवाई करके हमको भेजिए। एक जांच रिपोर्ट मंगवाइए इसकी, जो भी जो मैटर आपके सामने आया। बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। जिलाधिकारी की कड़ी चेतावनी। आगरा में जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी दी गई है व्यापारियों को। बड़ी खबर आगरा से, व्यापारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी। चेतावनी यह है कि अगर नियम तोड़ा गया तो बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। व्यापारियों को जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर नियम तोड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। 72 घंटे के लिए पूरा बाजार बंद किया जाएगा। ये चेतावनी किस तरह की है, क्या कुछ कहा गया है चेतावनी में, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, बताइए क्या चेतावनी और वैसे व्यापारियों को दी है या अन्य लोगों के लिए भी कुछ इस तरह की चेतावनी डीएम ने जारी की है? देखिए राजीव, क्योंकि अब मार्केट खुलना है 3 तारीख को, आज से ही कई सारी चीजों को लेकर रियायतें मिलना शुरू हो गई। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा प्रशासन के लिए चुनौती होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फॉलो कराया जाए। और इसी को लेकर अधिकारी ने बाकायदा मीटिंग बुलाई और बाकायदा ये नियम जारी किया है कि अगर कोई भी मार्केट में किसी भी दुकान पर या कहीं भी गलियों में, सड़कों पर अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया है तो पूरा मार्केट उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कुल किसी दुकानदार की गलती से मार्केट के अंदर पहुंच सकते हैं और इसके लिए बाकायदा करना है। इसके साथ ये भी कहा है कि मास्क नहीं पहनेंगे तो पहले जुर्माना 100 देंगे और बाद में 500 रुपये लगाया जा सकता है। जी नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो व्यापारियों को स्पष्ट कह दिया गया है, ये हिदायत दे दी गई है कि अगर जहां आपकी शॉप्स हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो पूरी की पूरी मार्केट को ही बंद करवा दिया जाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर देंगे आपको मिर्जापुर से, जहां पर चुनार के पूर्व विधायक का निधन हो गया है। मिर्जापुर से बड़ी खबर, चुनार के पूर्व विधायक का निधन हो गया है। पूर्व विधायक यदुनाथ सिंह का निधन हो गया है। पूर्व विधायक यदुनाथ सिंह का निधन हो गया है। चुनार से 4 बार विधायक थे, 4 बार विधानसभा में पहुंचे, लेकिन निधन हो गया है उनका। मिर्जापुर से खबर मिल रही है, चुनार से पूर्व विधायक यदुनाथ सिंह का निधन हो गया है और बड़े नेता थे।
खबर अब ललितपुर से, जहां पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में महाघोटाला। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में महाघोटाला हुआ। 12 साल पहले करीब 80 लाख का यह घोटाला था और प्रदेश के 12 जिलों में घोटाले की आंच आई थी और बिजनेस की जांच में यह पूरा का पूरा मामला पकड़ा गया और एक्सीएन समेत 8 अभियंताओं पर मुकदमा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में महाघोटाला और इस मामले में कुछ एक्शन भी हुआ है। एक्सीएन समेत 8 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये स्कॉलरशिप देंगे। छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। लखनऊ से खबर देते हैं आपको, नीति आयोग के उपाध्यक्ष स्कॉलरशिप देंगे और लविवी के छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अर्थशास्त्र विभाग में पीजी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ये मिलेगी और पिता के स्मृति में स्कॉलरशिप देंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। लखनऊ विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो उपाध्यक्ष भी हैं, और प्रति माह 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई। इस पूरे हमले में 3 लोग घायल हुए हैं और गांव में तनाव का माहौल है। असल में यह हमला जमीन पर कब्जा करने के विवाद को लेकर हुआ था। बाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। रबुपुरा थाना इलाके के मेहंदीपुर गांव की घटना, जमीन विवाद और जमीन विवाद में महासंग्राम कैसे हुआ है, छतों पर चढ़ चढ़ कर कैसे पत्थरों को इकट्ठा कर कर, ईंट को इकट्ठा कर लोगों पर बरसाया गया, फेंका गया। अब ये ऐसी लड़ाई है, अब कैसे लोग ना कर सकते। भदोही में भी जमीन विवाद को लेकर पथराव हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। असल में विवाद की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उग्र लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दी। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोपीगंज कोतवाल इलाके के इब्राहिमपुर गांव का है। खबर सोनभद्र से, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। चपेट में आकर पति की मौत हो गई है तो पत्नी झुलस गई। सोनभद्र से यह खबर, मौसम बदला हुआ है और आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पति की मौत हो गई है तो पत्नी झुलस गई है और घर में बैठे पति पत्नी पर यह बिजली गिरी। घर में बैठे थे पति पत्नी, अपने घर में बैठे थे और इनके ऊपर बिजली गिर गई। पति की मौत हो गई है तो पत्नी जख्मी है। बभनी थाना इलाके के असनहर गांव का ये वाकया है, ये घटना है, जहां पर पत्नी झुलस गई है तो पति की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है और हर साल आकाशीय बिजली गिरने से हादसे होते हैं प्रदेश में। खबर अब नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। नोएडा से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाश को गोली मारकर घायल किया है। लूट के मामलों में ये वांछित चल रहा था बदमाश और इसको गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी बदमाश। इस बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा बरामद किया गया। हालांकि इसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया, वो मौका देखकर फरार हो गया, लेकिन ये इनामी बदमाश
ये व्हीलचेयर पर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, घायल हुआ है, गोली लगी है इसको, गोली लगने से घायल हुआ है और पुलिस ने पैर में इसकी गोली मारी, जख्मी किया। तो गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान